Jain friends, welcome to the next topic in my channel मुफ्त में शिक्षा. So next topic is defining rights. अधिकारों का निर्धारण. How were the rights of individual citizens to be defined? Were the oppressed group to have any special rights? What rights would minorities have? Who in fact could be defined as a minority? तो नागरिकों के अधिकार किस तरह से निर्धारित किए जाए? क्या उत्पीड़ित समूहों का कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हों? तो ये ऐसे सवाल थे. वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? So as the debate on the floor of the Constituent Assembly unfolded, it was clear that there were no collectively shared answers to any of these questions. तो जैसे जैसे संविधान सभा के पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि इनमें से किसी भी सवाल का कोई एक ऐसा उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो. द आंसर्स वेर इवॉल्व थ्रू द क्लैश ऑफ ओपिनियंस एंड द ड्रामा ऑफ इंडिविजुअल एनकाउंटर्स. तो इन सवालों के जवाब विचारों के टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों से ही पैदा होने थे. In his inaugural speech, Nehru had invoked the will of the people and declared that the makers of the Constitution had to fulfill the passions that lie in the hearts of the masses. तो अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है. दिस वॉज नो ईजी टास्क. यह कोई आसान काम नहीं था. विद द एंटिसिपेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस्ड देयर विल इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स. जैसे जैसे आज़ादी की उम्मीद पैदा हुई, विभिन्न समूह अलग अलग तरीके से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे. दिस would have to be debated and conflicting ideas would have to be reconciled before a consensus could be forced. तो इन सभी अभिव्यक्तियों पर बहस करना जरूरी था. परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था. द प्रॉब्लम विथ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स. तो पृथक निर्वाचिका की समस्या. ऑन 27 August 1947, B. Poker Bahadur from Madras made a powerful plea for continuing separate electrodes. 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया. Minorities exists in all lands, argued Bahadur. They could not be whisked away. They could not be erased out of existence. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते हैं. The need was to create a political framework in which minorities could live in harmony with others and the differences between communities could be minimized. हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो. दिस वॉज पॉसिबल ओनली इफ माइनॉरिटीज वेर वेल रिप्रेजेंटेड विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम, देयर वॉइसेस हर्ड एंड टेकन देयर व्यूज एंड देयर व्यूज टेकन इनटू अकाउंट. तो इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए. Only separate electorates would ensure that Muslims had a meaningful voice in the governance of country. तो देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है. The needs of Muslims, Bahadur felt, could not be properly understood by non-Muslims, nor could a true representative of Muslims be chosen by people who did not belong to that community. बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, न ही अन्य समुदायों के लोग मुसलमानों के का कोई सही प्रतिनिधि
चुन सकते हैं। So this demand for separate electorates provoked anger and dismay amongst most nationalists. तो ये पृथक निर्वाचिका की हिमायत में ये दिए गए इस बयान से जोरदार ज़्यादातर राष्ट्रवादी जो नेता थे वो भड़क गए। In the passionate debate that followed, a range of arguments were offered against the demand. इसके बाद जो गर्मा गर्म बहस चली उसमें इस मांग के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए गए। Most nationalists saw separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people. ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। The English played their game under the cover of safeguards. R.V. धुलेकर told बहादुर। तो आर.वी. धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। विद द हेल्प ऑफ इट दे अलाउड यू द माइनॉरिटीज टू ए लॉन्ग लल। गिव इट अप नाउ, नाउ देयर इज नो वन टू मिसगाइड यू। इसकी आड़ में अंग्रेजों ने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें कोई बहकाने वाला नहीं है। पार्टीशन हैड मेड नेशनलिस्ट्स फर्वेंटली अपोज टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। विभाजन के कारण तो राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। दे वेयर हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ कंटिन्यूड सिविल वॉर, राइट्स एंड वायलेंस। है ना, तो वो उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगों और हिंसा की आशंकाएं दिखाई देती थी। Separate electorates was a poison that had entered the body politic of our country, declared सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। It was a demand that had turned one community against another, divided the nation, caused bloodshed, and led to tragic partition of the country. Do you want peace in this land? If so, do away with it. Separate electorates, urged पटेल। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे, जो पृथक निर्वाचिका है, को फौरन छोड़ दो। Countering the demands for separate electorates, Govind Vallabh Pant declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities. पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। He agreed with Bahadur that the success of a democracy was to be judged by the confidence it generated amongst different sections of people. वो बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। He agreed too that every citizen in a free state should be treated in a manner that satisfied not only his material wants but also his spiritual sense of self-respect, and that the majority community had an obligation to try and understand the problems of minorities and empathize with their aspirations. उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं थी कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसमें स्वाभिमान का आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो, तथा बहुल समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं को महसूस करे। Yet पंत अपोज द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। इसके बावजूद पंत पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। इट वॉज ए सुसाइडल डिमांड। He argued that would permanently isolate the minorities, making them vulnerable and deprive them of any effective say within the government. उनका कहना था कि यह एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। So behind all these arguments was the concern with the making of a unified nation state. इन सारी दलीलों के पीछे एक एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता काम कर रही थी। In order to build political unity and forge a nation, every individual had to be molded into a citizen of the state.
ईच ग्रुप हैड टू बी एसिमुलेटेड विद इन द नेशन। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन्स राइट्स बट द सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट्स। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। Communities could be recognized as cultural entities and assured cultural rights. समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जा सकती थी और उन्हें सांस्कृतिक अधिकारों का आश्वासन दिया जा सकता था। Politically, however, members of all communities had to act as equal members of one state, or else there would be divided loyalties. मगर राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्य के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठाएं विभाजित होती। देयर इज द होलसम अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स, सेड पंत। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनी हुई है कि हम कभी नागरिक के रूप में नहीं सोचते, बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। एंड ही एडेड, लेट अस रिमेंबर दैट इट इज द सिटीजन दैट मस्ट काउंट। इट इज द सिटीजन दैट फॉर्म्स द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ द सोशल पिरामिड। हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिक का होता है। सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होती है। इवन एज द इम्पोर्टेंस ऑफ community rights was being recognized, there was a lurking fear among many nationalists that this may lead to divided loyalties and make it difficult to forge a strong nation and strong state. जब सामुदायिक अधिकारों का महत्व रेखांकित किया जा रहा था, उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों में यह भय सिर उठाने लगा था कि इससे निष्ठाएं खंडित होगी और एक शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। नोट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचिका की मांग में समर्थन नहीं थे। बेगम एजाज रसूल फॉर इंस्टेंस फेल्ट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटीज फ्रॉम द मेजॉरिटी। उदाहरण के लिए बेगम एहसास रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचिका आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। By 1949, most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interests of the minorities. तो 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। Instead, Muslims need to take an active part in the democratic process to ensure that they had a decisive voice in the political system. इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। ये टॉपिक मैं यहीं अभी स्टॉप करता हूँ दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। While welcoming the objectives resolution, N.G. Ranga, a socialist who had been a leader of the peasant movement, urged that the term minorities be interpreted in economic terms. उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एन.जी. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। The real minorities of for Ranga were the poor and the downtrodden. रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। He welcomed the legal rights the constitution was granting to each individual but pointed to its limits.
उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिया जा रहे हैं, मगर उन्होंने इनकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। In his opinion, it was meaningless for the poor in villages to know what they now had the fundamental right to live and to have full employment, or that they could have their meetings, their conferences, their associations, and various other civil liberties. उन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है, या अब वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। मतलब उनका कहना था कि जब अगर व्यक्ति गरीब ही है तो उनको इन सब राइट्स का, अभी उनके पास जब बेसिक गरीबी में वो जूझ रहा, तो ये राइट्स का कोई उनके पास मीनिंग नहीं है एक्चुअली। It was essential to create conditions where these constitutionally enshrined rights could be effectively enjoyed. तो उनका कहना था कि यह जरूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। फॉर दिस दे नीडेड प्रोटेक्शन, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड ए लैडर, सेड रंगा। तो रंगा ने कहा कि उसके लिए उन्हें सहारों की ज़रूरत है, उन्हें एक गरीबों को एक सीढ़ी की ज़रूरत है। रंगा also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly. रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूदा विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। उनका कहना था कि बेसिकली जो जनता है और जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके बीच में काफ़ी फर्क है। Whom are we supposed to represent? The ordinary masses of the country? And yet most of us do not belong to the masses themselves. We are of them. We wish to stand for them. But the masses themselves are not able to come up to the Constituent Assembly. It may take some time. In the meanwhile, we are here as their trustees, as their champions, and we are trying our best to speak for them. उन्होंने पूछा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम अपनी देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं हैं। हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है। तब तक जब यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। One of the groups mentioned by Ranga, the tribals, had among its representatives to the assembly the gifted orator Jaipal Singh. तो रंगा ने आदिवासियों को भी एक ऐसे समूहों में गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधियों में जयपाल सिंह जैसे जबरदस्त वक्ता भी शामिल थे। इन वेलकमिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिंह सेड, है ना, तो जो सिंह थे, जयपाल सिंह, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा था, एज एन आदिवासी आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ द रेजोल्यूशन। एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझ हो जाऊँ। But my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. लेकिन मेरी सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। सर, इफ देयर इज एनी ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल दैट हैज़ बीन शैबली ट्रीटेड, इट इज़ माई पीपल। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है, तो वह मेरा समूह है। दे हैव बीन डिस्ग्रेसफुली ट्रीटेड, नेग्लेक्टेड फॉर ओवर 6000 ईयर्स। मेरे लोगों को पिछले 6000 सालों से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। द होल हिस्ट्री ऑफ माई पीपल इज वन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्पोजेशन बाय द नॉन अबोरिजियंस ऑफ इंडिया, punctured by rebellions and disorder, and yet I take पंडित जवाहरलाल नेहरू एट हिज वर्ड। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है,
जिसके बीच में जब तक विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। I take you all at your word that now we are going to start a new chapter of independent India, where there is equality of opportunity, where no one would be neglected. मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। Singh spoke eloquently on the need to protect the tribes and ensure conditions that could help them come up to the level of the general population. सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियों रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य दिया। Tribes were not a numerical minority, he argued, but they needed protection. उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। They had been dispossessed of the land they had settled, deprived of their forests and pastures, and forced to move in search of new homes. उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया जहां वो रहते थे। उन्हें उनके जंगलों और चारागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। Perceiving them as primitive and backward, the rest of the society had turned away from them, spurned them. उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिराकत की नज़र से देखता है। He made a moving plea for breaking the emotional and physical distance that separated the tribals from the rest of the society. Our point is that you have got to mix with us. जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को खत्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान दिया। हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए। हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। Singh was not asking for separate electorates, but he felt that reservation of seats in the legislature was essential to allow tribals to represent themselves. It would be a way, he said, of compelling others to hear the voice of tribals and come near them. जयपाल सिंह पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी यह लगता था कि विधायिका में आदिवासियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। We were suppressed for 1000 years. हमें हजारों सालों तक दबाया गया है। How were the rights of depressed class to be defined by the Constitution? संविधान में दमित जातियों डिप्रेस्ड कास्ट के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए? During the national movement, Ambedkar had demanded separate electorates for depressed castes, and Mahatma Gandhi had opposed it, arguing that this would permanently segregate from the rest of the society. राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान अंबेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। How could the Constituent Assembly resolve this opposition? What kinds of protection were the depressed castes to be provided? संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी और दमित जातियों को किस तरीके से सुरक्षा दी जा सकती थी? Some members of the depressed castes emphasized that the problem of the untouchables could not be resolved through protection and safeguards alone. दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि जो अस्पृश्यों अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। Their disabilities were caused by the social norms and moral values of caste society. उनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानूनों और नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। Society had used their services and labor but kept them at a social distance
refusing to mix with them or dine with them or allow them entry into temples. समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। We have been suffering, but we are prepared to suffer no more, said J. Nagappa from Madras. We have realized our responsibilities. We now know to assert ourselves. मद्रास के सदस्य जे नगप्पा ने कहा था, हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। Nagappa pointed out that numerically the depressed castes were not a minority. They formed between 20 and 25% of the total population. Nagappa ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। Their suffering was due to systematic marginalization, not their numerical insignificance. तो उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उनका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है। दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी। एड्रेसिंग द असेंबली, के.जे. खांडेरकर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस सेड, वी वेर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सप्रेस्ड to such an extent that neither our minds nor our bodies nor even our hearts work, nor are we able to march forward. This is the position. तो संविधान सभा को संबोधित करते हुए, सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के.जी. खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया, इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, न ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। यही हमारी स्थिति है। आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, अंबेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। बट बंटवारे की हिंसा के बाद अंबेडकर तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दी। ये याद रखिएगा। पहले वो मांग कर रहे थे जिसका गांधी जी ने विरोध किया था, है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का आज़ादी के दौरान। बट आफ्टर द पार्टीशन में जो वायलेंस उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने भी पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मांग हटा दिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी बी abolished, Hindu temples be thrown open to all castes, and seats in legislatures and jobs in government offices be reserved for the lowest castes. संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिकाओं में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। Many recognized that this could not solve all problems. Social discrimination could not be erased only through constitutional legislation. There had to be a change in the attitudes within the society, but the measures were welcomed by the democratic public. बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे ही सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का स्वागत किया। तो ये टॉपिक को मैं दोस्तों यहीं पे स्टॉप करता हूं। जय हिंद फ्रेंड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ द स्टेट, ना, राज्य की शक्तियां। सो वन ऑफ द टॉपिक्स मोस्ट विगरसली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was the respective rights of the central government and the states. तो जो संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा ही वाद विवाद हुआ। Among those arguing for a strong center was जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात कर रहे थे। As he put it in a letter to the president of the constituent assembly, now that partition is settled fact, it would be injurious to the interest of the country to provide for a weak central authority which would be
incapable of ensuring peace, of coordinating vital matters of common concern, and of speaking effectively for the whole country in the international sphere. तो उन्होंने एक पत्र लिखा, संविधान सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है ना, तो एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा. सो विद दीज रीजनिंग ही वॉज एडवोकेटिंग स्ट्रॉन्ग सेंटर. द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स: यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट. The subjects in the first list were to be the preserve of central government, while those in the second list were vested with the states. तो जो संविधान के ड्राफ्ट था, जो मसविदा था, उसमें विषयों की 3 सूचियां बनाई गई: केंद्रीय सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची. पहली सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत थे. एज फॉर द थर्ड लिस्ट, हेयर सेंटर एंड स्टेट शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो तीसरी सूची है, उसके विषयों में केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी. हाउएवर, मेनी मोर आइटम्स वेयर प्लेस्ड अंडर एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल than in other federations, and more placed on the concurrent list too than desired by the provinces. तो समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए, है ना, और अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया. सो द यूनियन हैड ऑल्सो कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज. जो खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया था. बिसाइड्स, आर्टिकल 356 gave the center the powers to take over a state administration on the recommendation of governor. और इन सब चीज़ों के साथ साथ अनुच्छेद 356 में गवर्नर को केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्य सरकार को सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया. बेसिकली केंद्र सरकार के सारे अधिकार को राज्य सरकार ले सकती है अपने हाथों में, एज पर आर्टिकल 356 में इसके प्रोविजंस डाले गए हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरेशन. सो संविधान में जो राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई. In the case of some taxes, for instance, custom duties and company taxes, the center retained all the proceeds. In other cases, such as income tax and excise duties, it shared them with the states. In still other cases, for instance, state duties, it assigned them wholly to the states. है ना, तो क्या कि कुछ कर जैसे जो सीमा शुल्क और कंपनी कर है से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई. कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और एक्साइज ड्यूटी, आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों में बांट दी गई, तथा अन्य मामलों में होने वाले आय जैसे राज्य स्तरीय जो शुल्क है वो पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई. तो इसमें भी 3 तरीके से बना दिया गया है ना, सिमिलर टाइम. द स्टेट्स मीनवाइल कुड लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ओन. These included land and property taxes, sale tax, and hugely profitable tax on bottled liquor. तो राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया. उदाहरण के लिए वो जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक. केंद्र बिखर जाएगा. The rights of the states were most eloquently defended by K. Santhanam from Madras. तो जो राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के संथानम ने पेश की. A reallocation of powers was necessary, he felt, to strengthen not only the states but also the center.
उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है. There is almost an obsession that by adding all kinds of power to the center, we can make them strong. यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वो मजबूत हो जाएगा. दिस वॉज ए मिसकंसेप्शन, सेड संतानम. हाँ, तो उनका कहना था कि यह एक गलत फहमी है. इफ द सेंटर वॉज ओवरबर्डन्ड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली. अगर केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा. बाय रिलीविंग इट ऑफ सम ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ट्रांसफरिंग देम टू द स्टेट्स, द सेंटर कुड इन फैक्ट बी मेड स्ट्रॉन्गर. तो केंद्र को उनके कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है. दिस वॉज हिज थॉट प्रोसेस. सो एज फॉर द स्टेट्स, संतानम फेल्ट दैट द प्रपोज्ड एलोकेशन ऑफ पावर्स वुड क्रिपल देम. जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संतानम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको पंगु बना देगा. The fiscal provisions would impoverish the provinces since most taxes except land revenue had been made the preserve of the center. राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं. तो सब ज़्यादातर चीज़ें केंद्र सरकार के पास है, तो जो राज्य सरकार के जो कोष है वो ऑफकोर्स उसमें पैसे आएंगे नहीं, तो वो खोखला हो जाएगा. So without finances, how could the states undertake any project of development? और बिना पैसे का, है ना, बिना अगर पैसा नहीं होगा तो राज्य में विकास की परियोजनाएं कैसे चलेगी. I do not want any constitution in which the unit has to come to the center and say I cannot educate my people. मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई की आकार केंद्र से यह इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता. यूनिट मतलब राज्यों को आकर केंद्र से बोलना पड़ेगा क्योंकि पैसे नहीं है. आई कैनॉट गिव सैनिटेशन, गिव मी ए डोल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स, ऑफ इंडस्ट्रीज. मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए. ये राज्य को मांगना पड़ेगा. सो लेट अस रादर वाइप आउट द फेडरल सिस्टम एंड लेट अस हैव यूनिटरी सिस्टम. अगर ऐसा ही है तो उनका कहना था कि भाई तो हम ये जो संघीय व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और एकल व्यवस्था को, यूनिटरी सिस्टम को स्थापित कर देते हैं. संतानम प्रिडिक्टेड ए डार्क फ्यूचर if the proposed distribution of powers was adopted without further scrutiny. संतानम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल के बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा. In a few years, he said, all the provinces would rise in revolt against the center. उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत केंद्र के विरुद्ध खड़े होंगे. Many other from the provinces echoed the same fears. प्रांतों से बहुत सारे लोग, दूसरे सदस्य भी इसी तरह की आशंकाओं से परेशान थे. They fought hard for fewer items to be put on the concurrent and union lists. उन्होंने इस बात के लिए जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए. A member from Odisha warned that the center is likely to break since the powers has been excessively centralized under the constitution. उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र विखर जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट वी वांट टुडे इज ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट. आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है. द आर्गुमेंट फॉर ग्रेटर पावर टू द प्रोविंसेस प्रोवोक्ड ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन द असेंबली. प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रिया है ना. द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बीन अंडरलाइंड ऑन न्यूमरस ओकेजन्स सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बिगन इट्स सेशंस. शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को
असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। Ambedkar had declared that he wanted a strong and united center. Here, much stronger than the center we had created under the Government of India Act 1935. अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। सुनिए सुनिए, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। Reminding the members of the riots and the violence that was ripping the nation apart, many members had repeatedly stated that the powers of the center had to be greatly strengthened to enable it to stop the communal frenzy. तो सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। रिएक्टिंग टू द डिमांड्स फॉर गिविंग पावर टू द प्रोविंसेस, गोपाल स्वामी अयंगर डिक्लेयर्ड दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। तो प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। वन मेंबर फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस, बालाकृष्ण शर्मा, reasoned at length that only a strong center could plan for the well-being of the country, mobilize the available economic resources, establish a proper administration, and defend the country against foreign aggression. संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। बिफोर पार्टीशन, द कांग्रेस हैड अग्रीड टू ग्रांट कंसिडरेबल ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस। तो विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। This had been the part of an effort to assure the Muslim League that within the provinces where Muslim League came to power, the center would not interfere. तो यह जो कांग्रेस ने स्वायत्तता का सहमति दिया था, यह कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात की भरोसा दिलाने के लिए कोशिश की गई थी कि जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहाँ दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। आफ्टर पार्टीशन, मोस्ट नेशनलिस्ट्स चेंज्ड देयर पोजीशन because they felt that the earlier political pressures for a decentralized structure were no longer there. तो जब बंटवारे को देने के बाद ज़्यादातर राष्ट्रवादियों की राय बदल चुकी थी, क्योंकि उन राष्ट्रवादियों का कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसी राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं, क्योंकि अब मुस्लिम लीग जो पहले प्रेशर डाल रही थी अब वो प्रेशर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान बन चुका है और वो सेपरेट हो चुके हैं। सो देन देयर इज़ नो नीड टू गिव सो मच ऑफ ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स। नाउ सारे नेशनलिस्ट का कहना ही था कि लेट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो देयर वॉज ऑलरेडी ए यूनिटरी सिस्टम इन प्लेस इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी। द वायलेंस ऑफ द टाइम्स गेव ए फर्दर पुश टू द सेंट्रलाइजेशन, नाउ सीन एज नेसेसरी बोथ टू फोरस्टॉल chaos एंड टू प्लान फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने तथा देश के आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए और भी जरूरी माना जाने लगा। द कॉन्स्टिट्यूशन thus showed a distinct bias towards the rights of the Union of India over those of the constituent states. तो इस प्रकार संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों के तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स बायस टुवर्ड्स राइट्स ऑफ यूनियन। तो ये टॉपिक को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। वेलकम फ्रेंड्स,
द नेक्स्ट टॉपिक इज द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भाषा. हाउ कुड द नेशन बी फोर्स्ड when people in different regions spoke different languages, each associated with its own cultural heritage. जब एक देश में विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं बोलते हों तो उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है? हाउ कुड पीपल लिसन टू ईच अदर और कनेक्ट विथ ईच अदर इफ दे डिड नॉट नो ईच अदर्स लैंग्वेज? कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं? विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द लैंग्वेज इशू वॉज डिबेटेड ओवर मेनी मंथ्स एंड ऑफन जनरेटेड इंटेंस इन आर्गूमेंट्स. संविधान सभा के अंदर भारत के भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी पैदा हो गई. By 1930s, the Congress had accepted that Hindustani was to be the national language. So 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए. महात्मा गांधी felt that everyone should speak in a language that common people could easily understand. महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके. हिंदुस्तानी, ये ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू, was a popular language of large section of the people of India, and it was a composite language enriched by the interaction of diverse cultures. हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा भारतीय जनता के प्रति के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी. ओवर द ईयर्स it had incorporated words and terms from very many different sources and was therefore understood by people from various regions. तो कई सालों में इसने बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारे वर्ड्स एंड टर्म्स अपने अंदर समाहित कर लिए थे और ये देश के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा वहाँ के लोगों के द्वारा समझा जाता था. सो दिस मल्टी कल्चरल लैंग्वेज महात्मा गांधी थॉट would be the ideal language of communication between diverse communities. It could unify Hindus and Muslims and the people of the north and the south. तो जो महात्मा गांधी जी को लगता था कि ये जो मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, ये जो बहुसांस्कृतिक भाषा है, ये विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है, आइडियल लैंग्वेज हो सकती है ना. वह हिंदुओं और मुसलमानों को और उत्तर और भारत और दक्षिण भारत के लोगों को एकजुट कर सकती है. फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, however, हिंदुस्तानी एज ए लैंग्वेज हैड बीन ग्रेजुअली चेंजिंग. सो लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी भाषा जो थी वो धीरे धीरे बदल रही थी. एज कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स डिपेंड, हिंदी एंड उर्दू ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट. तो जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू भी एक दूसरे से दूर जा रही थी. ऑन द अदर हैंड देयर वॉज ए मूव टू संस्कृताइज हिंदी, पर्जिंग इट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक ओरिजिन. तो वहीं एक तरफ क्या हो रहा था कि फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हिंदी से हटा दिया जा रहा था और इसको संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, इसको टुवर्ड्स संस्कृताइजेशन किया जा रहा था, है ना, एंड पर्शियन एंड अरबिक वर्ड्स को बाहर कर रहा था. ऑन द अदर हैंड उर्दू वॉज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज्ड, और दूसरी तरफ जो उर्दू थी उसको लगातार फारसी के नज़दीक ले जाया जा रहा था. As a consequence, the language became associated with politics of religious identities. अब इसका क्या हुआ कि इसका नतीजा यह हुआ कि भाषा एक धार्मिक पहचान की राजनीतिक हिस्सा बन गई. महात्मा गांधी however retained his faith in the composite character of हिंदुस्तानी. लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे उनको हिंदुस्तानी भाषा के साझा चरित्र में उनकी आस्था कम नहीं हुई, बनी हुई रही. ए प्ली फॉर हिंदी, हिंदी की हिमायत. In one of the earliest session of the Constituent Assembly, R.V. Dhulekar, a congressman from the United Provinces,
made an aggressive plea that Hindi be used as language of constitution making. तो संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस बयान के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। आर.वी. धुलेकर, when told that not everyone in the assembly knew the language, Dhulekar retorted, people who are present to this house to fashion a constitution for India and do not know Hindustani are not worthy to be the members of this assembly. तो जब किसी ने कहा, उस संविधान सभा में कहा किसी सदस्य ने कि कुछ सदस्य ऐसे भी हैं इस संविधान सभा में जो हिंदी को नहीं समझते, तो धुलेकर ने पलट कर कहा, जवाब दिया कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने के लिए बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वो ऐसे लोग इस सभा की सदस्यता के पात्र ही नहीं हैं, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, दे बेटर लीव. So as the house broke up in commotion over these remarks, धुलेकर proceeded with his speech in हिंदी. और जैसे ही इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन धुलेकर हिंदी में अपना भाषण देते रहे. On this occasion, peace in the house was restored through Jawaharlal Nehru's intervention, but the language issue continued to disrupt proceedings and agitate members over the subsequent 3 years. तो जवाहरलाल नेहरू जी के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल तो हो गई, लेकिन जो भाषा का सवाल है वो अगले 3-4 साल तक बार बार जो सदन की कार्रवाइयाँ थी उसमें बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित करता रहा. Almost 3 years later, on 13 September 1949, Dhulekhar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm. So, तकरीबन 3 साल के बाद 13 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया. By now, the Language Committee of the Constituent Assembly had produced its report and had thought of a compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who opposed it. So, तब तक संविधान सभा की जो भाषा समिति थी वो अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी. समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित कर दिया था. It had decided, but not yet formally declared, that Hindi in the Devanagari script would be the official language, but the transition to Hindi would be gradual. समिति ने सुझाव दिया कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था. और समिति का यह मानना था कि जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए. फॉर द फर्स्ट 15 years, इंग्लिश would continue to be used for all official purposes. So शुरुआत के 15 सालों के लिए सारे राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी ही माध्यम होंगे, अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा. Each province was to be allowed to choose one of the regional languages for official work within the province. तो प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा. By referring to Hindi as the official rather than the national language, the Language Committee of Constituent Assembly hoped to placate ruffled emotions and arrive at a solution that would be acceptable to all. ये पूरा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो संविधान सभा की जो भाषा समिति थी, इसने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था. ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश किया जो सबको एक्सेप्टेबल हो.
Dhulekar was not one who liked such an attitude of reconciliation. तो धुलेकर बीच बजाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे. ही वॉन्टेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट ए नेशनल लैंग्वेज. तो वो चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए. He attacked those who protested that Hindi was being forced on the nation and mocked at those who said that in the name of Mahatma Gandhi that Hindustani rather than Hindi ought to be the national language. उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है. धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे. His text is there in this book. तो उसमें लिखा है, Sir, nobody can be more happy than myself that Hindi has become the official language of the country. Some say it is a concession to the Hindi language. I say no, it is a consummation of a historic process. महोदय, इस बात पर मेरे से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है. कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है. मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है. What particularly perturbed many members were the tone in which धुलेकर was arguing this case. So बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर के बात करने का जो अंदाज था ना, उससे काफ़ी परेशानी हो रही थी. Several times during his speech, the president of the assembly interrupted Dhulekar and told him, I do not think you are advancing your case by speaking like this. But Dhulekar continued nonetheless. तो जब धुलेकर भाषण दे रहे थे उसके दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. लेकिन धुलेकर ने अपने अंदाज से बात जारी रखी. तो ये टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों. जय हिंद फ्रेंड्स. तो आप सबों का चैनल मुफ्त में शिक्षा में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द फियर ऑफ डोमिनेशन, वर्चस्व का भय. ए डे आफ्टर धुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास explained her worries about the way the discussion was developing. Mr. President, the question of national language for India, which was an almost agreed proposition until recently, has suddenly become a highly controversial issue. Whether rightly or wrongly, the people of non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of the Hindi speaking areas is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful languages of India on the composite culture of this nation. So धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया. उनका कहना था कि जो चीज़ सहमति होने वाला था वह विवादास्पद हो गया. चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है. तो बोले कि पहले सहमति बनने की थी, लग रही थी, लेकिन अब ये और कंट्रोवर्शियल हो गया, विवादास्पद हो गया, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो नॉन हिंदी भाषी लोगों के ऊपर चढ़ रहे हैं और बेसिकली जो हिंदी भाषा को छोड़कर जो बाकी सांस्कृतिक भाषा है उसको दबाया जा रहा है. So Durgabai informed the House that the opposition in the South against Hindi was very strong. The opponents feel perhaps justly that this propaganda for Hindi cuts at the very root of provincial languages. Yet she, along with many others, had obeyed the call of Mahatma Gandhi and carried on Hindi propaganda in the South, braved resistance, started schools and conducted classes in Hindi.
श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाएं। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट ऑल, आस्क्ड दुर्गाबाई। लेकिन इन सब का क्या नतीजा निकलता है, दुर्गाबाई ने पूछा। I am shocked to see this agitation against the enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of century. सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। She had accepted Hindustani as the language of the people, but now that language was being changed. Words from Urdu and other regional languages were being taken out. दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। Any move that eroded the inclusive and composite character of Hindustani, she felt, was bound to create anxieties and fears amongst different language groups. उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाली किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। मैं दोस्तों यहाँ पे यही समझाना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को तरीके से अगर पुश करेंगे या समझाना चाहेंगे, लोगों को वाद विवाद के तरीके से अच्छे से समझाना चाहेंगे, तो सब लोग समझते हैं, है ना। आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे तो उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है और लोग और विरोधाभास में चले जाते हैं। So as the discussion became acrimonious, many members appealed for a spirit of accommodation. तो जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। A member from Bombay, Sri Shankar Rao Dev, stated that as a congressman and as a follower of Mahatma Gandhi, he had accepted Hindustani as a language of the nation. But he warned, if you want my wholehearted support for Hindi, you must not do now anything which may raise my suspicion and which will strengthen my fears. तो क्या कहा कि बॉम्बे के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वो हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं हिंदुस्तानी को, क्योंकि वो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, कांग्रेसी हैं। परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे, एग्रेसिव पोस्चर रखेंगे, तो मैं और डर जाऊंगा और विरोध में चला जाऊंगा, ऑफ कोर्स। सो T.A. Ramalingam Chettiar from Madras emphasized that whatever was done had to be done with caution. The cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively. मद्रास के श्री T.A. रामालिंगम चेटियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। The fears of the people, even if they were unjustified, had to be allayed or else there will be bitter feelings left behind. चाहे लोगों का भय निराधार हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। When we want to live together and form a united nation, he said, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people.
उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। तो ये चैप्टर दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। सो विल कम टू द लास्ट निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस इमर्ज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना है। Many of its provisions were arrived at through a process of give and take by forging a middle ground between two opposed positions. हमारे संविधान के कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए थे। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच जमीन तैयार कर ली। However, on one central feature of the constitution there was a substantial agreement. परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफी हद तक सहमति थी। दिस वॉज ऑन ग्रांटिंग ऑफ द वोट टू एवरी इंडियन, है ना। एक इशू जिस पे सबसे ज़्यादा सहमति थी वो यह थी कि प्रत्येक वयस्क भारतीयों को मताधिकार दिया जाए। इस पे सब लोग अग्रीड थे। And this was an unprecedented act of faith, for in other democracies the vote had been granted slowly and in stages. तो इसके पीछे एक खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्व उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में नहीं थे। इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम ओनली men of property were first granted the vote. Then men with education were also allowed in. Into the charmed circle. After a long and bitter struggle, men of working class or peasant background were also given the right to vote, and even longer struggle was required to grant this right to women. तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ पैसे वालों को दिया गया था। फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया। लंबे और कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया, और ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और लंबा संघर्ष करना पड़ा इन यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम लाइक कंट्रीज। एंड हमारे देश में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे देश में फर्स्ट टाइम जब वोटिंग राइट्स आ रहे थे तो वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स आ रहे थे, सबको मिल रहा था। ए सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट्स एम्फेसिस ऑन सेक्युलरिज्म। तो हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण धर्मनिरपेक्षता पर बल था। देयर वॉज नो रिंगिंग प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म इन द प्रियम्बल, but operationally its key features as understood in Indian contexts were spelled out in an exemplary manner. संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। This was done through the carefully drafted series of fundamental rights to freedom of religion, Articles 25 to 28, cultural and educational rights, Article 29, 30, and right to equality, Articles 14, 16, 17. तो जो ये हमारे सेकुलरिज्म को ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया था। विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। All religions were guaranteed equal treatment by the state and given the right to maintain charitable institutions. The state also sought to distance itself from religious communities, banning compulsory religious instruction in state-run schools and colleges and declaring religious discrimination in employment to be illegal. सरकार ने रोजगार में जो राज्य है वो अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की
और अपने स्कूल व कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया। However, a certain legal space was created for social reform within communities, a space that was used to ban untouchability and introduce changes in the personal and family laws. तो दूसरी तरफ धार्मिक समुदाय से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश रखी गई। इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लग पाई और इसी कारण से व्यक्तिगत एवं कानूनी पारिवारिक कानूनों में परिवर्तन हो पाए। In the Indian variant of political secularism, then there has been no absolute separation of state from religion, but a kind of judicious distance between two. तो भारतीय राजनीतिक धर्म निरपेक्षता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं है, नो एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, बट ए काइंड ऑफ जुडिशियस डिस्टेंस बिटवीन द टू। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस दैट हैड टू बी नेगोशिएटेड इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेनी डिमांड्स दैट वर आर्टिकुलेटेड। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाजें उठी और कैसी कैसी मांगे की गई। They tell us about the ideals that were invoked and the principles that the makers of the Constitution operated with. ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों और सिद्धांतों के बारे में बताती है जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया, परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदला गया। But in reading these debates, we need to be aware that the ideals invoked were very often revoked according to what seemed appropriate within a context. At times, the members of the assembly also changed their ideas as the debate unfolded over 3 years. इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। Hearing others argue, some members rethought their positions, opening their mind to the contrary views, while others changed their views in reaction to the events around. कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम किया। कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी सेंसिटिवली तरीके से वाद विवाद हुआ और इससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति कुछ सदस्यों के मत को बदला गया, वो लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हुए, समझे एक दूसरे को और उन्होंने समझकर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया दूसरे के बातों को। वाद विवाद से क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को समझ पाता है, दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बैलेंस आउट हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हुई और इन सब चीज़ों होने के बाद हमारी संविधान बनी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया संविधान है दोस्तों। तो ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।